कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र सर से अनुरोध करता हूं कि वो आएं और अपना वक्तव्य। पंचासीन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शशिकिरण मैम, डॉक्टर संजीव सर, डॉक्टर कामना मैम, डॉक्टर निशा मैम, डॉक्टर सुभाष जी, डॉक्टर पंकज जी, मेरे सामने विराजमान बाकी शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, सबसे पहले हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मुझे KR कॉलेज में 24वां वर्ष चल रहा है शिक्षक के रूप में, और 25 साल पहले 97 में मैं भारत सरकार नई दिल्ली में वाणिज्य मंत्रालय में हिंदी अनुवादक के रूप में रहा था। अगस्त 97 में मैंने सर्विस ज्वाइन की थी और 1 महीने बाद ही जो है हिंदी पखवाड़ा वहाँ पर मनाया गया था। मुझे तिमाही प्रगति रिपोर्ट का काम भी दिया गया था और कुछ ऐसे विभाग जो राजभाषा संकल्प 1968 के अनुसार उन्हें 100% काम हिंदी में करना था, वो 10% काम भी उस समय नहीं कर रहे थे। जब मैंने अपनी रिपोर्ट्स बनाई और सर्वे किया वहाँ पर विभाग में जाकर के, तो देखा कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, ज़्यादातर वो नॉन हिंदी बेल्ट एरियाज़ के थे। तो वो कहते थे कि हिंदी राजभाषा के रूप में हमें समझ में नहीं आती है। कि साहित्यिक हिंदी तो उन्हें भी बहुत कुछ याद थी, वो सुनाते भी थे, प्रसाद जी के, पंत जी के, प्रेमचंद जी के। ये तो ऐसे सूर्य हैं कि किसी का नाता ना भी हो हिंदी से, वो भी इनको पढ़ता है। निराला जी हैं, बच्चन जी हैं, ऐसे तमाम दिग्गज हैं हिंदी के कि जो पढ़े ही जाते हैं। लेकिन राजभाषा हिंदी की जो पारिभाषिक शब्दावली है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, उसमें अच्छे अच्छे हिंदी के पसीने छोड़ देते हैं, क्योंकि वो वास्तव में बिल्कुल अलग है। मैं MA हिंदी जब मैंने 95 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी, मुझे भी आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मेरे टेबल पर बहुत सारी डिक्शनरीज रहती हैं और मुझे कहा जाता था कि खाली समय में आपको इनको याद करना है, इन्हें लिख कर जो है। एक ही उदाहरण देता हूँ, जैसे डायरेक्टर एक शब्द है, डायरेक्टर सभी जानते हैं। अब जो राजभाषा शब्दावली का प्रयोग होता है वहाँ निदेशक, पोस्ट या डेजिग्नेशन के रूप में निदेशक, लेकिन फिल्म के रूप में निर्देशक। अब जिसने इनका अंतर नहीं जाना है उसे लगता है कि भाई निदेशक ये क्या लिख दिया आपने। जनरल मैनेजर, महाप्रबंधक, जनरल मैनेजर बहुत से सामान्य सोचते हैं, बहुत से तो जनरल और जर्नल का भी अंतर नहीं समझते हैं। कई ऐसी दुकानें हम देखते भी हैं कि रवि जनरल स्टोर, पत्रिकाएं वहाँ पर बिक रही हैं। जर्नल का मतलब एक मैगजीन भी होता है, तो जहाँ पर पत्रिकाएं बिकती हैं वहाँ रवि जर्नल स्टोर, लेकिन लिखा गया उसने रवि जनरल स्टोर, उसे पता ही नहीं है। तो राजभाषा, वो जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो कहते थे कि भाई आपकी हिंदी हमें समझ में नहीं आती है। साहित्यिक हिंदी हम समझते हैं, फिल्में भी देखते हैं, गाने भी देखते हैं, किशोर, रफी, ये सब जो है हमारे पसंदीदा हैं। लेकिन जब बात आती है पारिभाषिक शब्दावली की, तो वो चूँकि प्रचलन में नहीं है और व्यवहार में नहीं है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको और देता हूँ, अभिभाषक, अधिवक्ता, आप गांव में जाइए, कस्बे में जाइए तो नहीं जानेंगे, लेकिन इसको एडवोकेट, वकील साहब वो सब जानते हैं। रेडियो, टेलीविज़न सब जानते हैं, लेकिन आकाशवाणी, दूरदर्शन को नहीं जानते। तो कुल मिलाकर के पारिभाषिक शब्दावली, मैं वाणिज्य मंत्रालय में था, एक बार सीनियर ट्रांसलेटर थे हमारे 3-4, वो छुट्टी पर चले गए और 50 पेज की जो है लोकसभा से अर्जेंट ट्रांसलेशन आ गई। तो हमारे जो बॉस थे वो घबरा गए, बोले 50, उस समय गूगल वगैरह नहीं था, ये ट्रांसलेशन की भी सुविधा नहीं थी, सब जो है मैनुअली काम होता था। तो उन्होंने कहा कि भैया देवेंद्र, इसको कैसे करेंगे। तो हमने कहा कि सर आप ऐसा कीजिए कि बराबर में निर्माण भवन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वहाँ से आप बुला लीजिए सीनियर ट्रांसलेटर्स को, कर देते हैं। तो उन्होंने जो है वो बुलाए। अब वो कहें कि हमारी जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है वो तो अलग है, कि हम तो वो वाली जो शब्दावली हमारी चलती है वो हमें याद है। तो कुल मिलाकर के वो बड़े प्रयासों से, अब तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं कि हम कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में हिंदी उस रूप में प्रयोग नहीं होती थी
और आज भी शायद इस रूप में प्रयोग नहीं होती है। उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि राजभाषा की जो शब्दावली है वह हम प्रयोग में नहीं लाते हैं। खैर, तो 1953 से, जैसा कि अभी हिमांशु जी ने बताया कि 14 सितंबर 1953 से हम प्रतिवर्ष जो है इसको राजभाषा दिवस, राजभाषा सप्ताह, राजभाषा पखवाड़ा इस तरह से मनाते हैं। हम तो हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, यहाँ पर जितने भी बैठे हैं सभी हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, सभी हिंदी को जानते हैं, बोलते हैं। लेकिन भारत सरकार की जो राजभाषा है उसके जो मंत्रालय हैं वहाँ पर सभी हिंदी भाषा के नहीं है, वहाँ पर साउथ के भी हैं, पश्चिम के भी हैं, पूर्व के भी, उत्तर के भी हैं। तो उनमें एक चेतना जागृत करने के लिए कि आपको कम से कम 15 दिन तो आप हिंदी में काम कीजिए। तो वहाँ पर जो है IAS अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, वो ना चाहते हुए या चाहते हुए जैसे भी है वो प्रतियोगिताएं हर विभाग में, अनुभाग में वह आयोजित होती हैं और लास्ट में उनका जो है फिर पारितोषिक वितरण समारोह होता है। तो एक तरीके से प्रोत्साहित करने के लिए उनको कि भाई हम जो है कम से कम 15 दिन के लिए तो करें। तो वैसे हम तो खैर हिंदी के हैं तो हम तो करते ही करते हैं। बात आती है भाषा की। अगर मैं कहूँ कि भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं, साथ ही लेखक, कवि या वक्ता रूप में अपने अनुभवों एवं भावों आदि को व्यक्त करते हैं। अब जैसे केरल वाले थे तो वो बोले कि आप केरल के 2-3 शब्द बता दीजिए। अब मुझे वास्तव में नहीं आता था। तमिल वाले बोले तमिल तेरी माँ, इसका आप बता सकते हैं? मैंने कहा सर मुझे तो नहीं पता तमिल तेरी माँ का क्या मतलब है। बोले तमिल तेरी माँ का मतलब है क्या तुम्हें तमिल आती है? तो कहते थे कि भाई तमिल भी तो आपकी भाषा है, केरल की जो मलयालम है वो भी हमारी भाषा है, लेकिन आप हिंदी वाले क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि वहाँ साउथ के जो है ज़्यादातर साउथ के थे वहाँ IAS ऑफिसर, तो वो ये कहते थे कि भाई तुम हमारी भाषा तो पढ़ते नहीं तो हम तुम्हारी भाषा क्यों पढ़ें? तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं कुछ कोशिश करूँगा याद करने की, कुछ पढ़ने की, हालांकि नहीं पढ़ पाया। तो जैसे वही कि भाषा, हर भाषा जो है वो अपने आप में प्यारी है। अगर मैं कहूँ कि कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु ढूंढते संगोस्तु कर्मणि, ये संस्कृत है। योर राइट इज टू वर्क ओनली बट नेवर टू द फ्रूट देयरऑफ, लेट नॉट द फ्रूट ऑफ एक्शन बी योर ऑब्जेक्ट एंड नेवर गेट एन एक्शन। इसी का अंग्रेजी अनुवाद है, तुम्हारा अधिकार स्वधर्म स्वरूप कर्तव्य करने में है, कर्म फल में नहीं। तो कर्म फल का हेतु कभी ना हो और कर्तव्य ना करने में भी तुम्हारी आसक्ति ना हो, ये इसी का हिंदी है। तो जिसे हिंदी आती हो वो अच्छे से समझ जाएगा, जिसको अंग्रेजी आती होगा अंग्रेजी समझ जाएगा। अपभ्रंश में 2 पंक्तियां आती हैं कि बसई जही चे खलो कोसी जंतु सिणे दानेहिम तम चे आलम दियो आइरेण मैले। दियो यानी कि दीपक, आइरेण शीघ्र ही, मैले मैला कर देता है, दीपक उसी आले को मैला कर देता है। इसी प्रकार से यदि किसी दुष्ट व्यक्ति को आप अपने पास रखते हैं, लाते हैं, पिलाते हैं तो वह एक दिन आपको कलंकित कर देगा। यह अपभ्रंश है। महाकवि हाल का जो कहा सच सही है, उसमें से 2 पंक्तियां हैं। बुरा यह है कि सहारों की है तलाश तुझे, सुतून बन के सहारे तुझे तलाश करे। सुतून माने स्तंभ। तो बुरा यह है कि सहारों की है तलाश तुझे, सुतून बन के सहारे तुझे तलाश करे। तो ये लिटरेचर की भाषा हो गई। प्रसाद जी का है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल, मिलेंगे जाकर वे अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का न किए है परिवर्तन में टेक। प्रसाद जी पंक्ति है। तो इस तरह से साहित्यकार कोई ऐसे है कि कोई नॉन बेल्ट का है, नॉन हिंदी बेल्ट का है, उसको वो भी पढ़ता है। तुलसीदास जी को सभी पढ़ते हैं। जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी, देह गेह नेह जानी जैसे घन दामनी। सोवत सपने को सहे संस्ति संताप रे, बूढ़ियो मृग बारी खायो जेवरी को सांप रे। कहे वेद गुज तू तो गुजी मन माही रे, दोष दुख सपने के जागे ही पे जाई रे। तुलसी जागे ते जाई ताप त्यों ताय रे, राम नाम सूची रुचि सहज सुभाय रे। हमारे विभाग में डॉक्टर गहलोत सर की 2 पंक्तियां हैं कि देवता दिखने की कोशिश कर रहे हैं हम सभी, देवता दिखने की कोशिश कर रहे हैं हम सभी, आदमी रहना भी अपने बस के बाहर हो गया। द हार्डेस्ट जॉब फॉर ए मैन इज टू बी ए मैन। तो कुल मिलाकर के लिटरेचर की चल रही है, लेकिन राजभाषा हिंदी जो है ना उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। उसकी जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है वह तो जब तक आप अभ्यास में नहीं लाएंगे मतलब ही नहीं है कि आप उसको कुछ काम कर सकें।
तो सामान्य हिंदी एक अलग हिंदी हो गई, साहित्यिक हिंदी एक दूसरी हिंदी हो गई, और इनसे हटकर जो एक प्रयोजनमूलक हिंदी है जिसके अंतर्गत राजभाषा हिंदी आती है और जो कि प्योरली टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, उसको जब तक हम व्यवहार में नहीं लाएंगे राजभाषा को नहीं सीख पाएंगे। तो राजभाषा सप्ताह के पीछे, पखवाड़े के पीछे, सप्ताह दिवस के पीछे मंतव्य यही है कि हम खुद भी, हम तो प्रयोग कर ही रहे हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं हम तो करते ही हैं, लेकिन जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं वह भी इसको प्रयोग में लाएं। मैं अपनी बात को बस एक तथ्य के बाद जो है विराम दे रहा हूँ। 14 सितंबर 1949 को जैसा कि बताया कि यह प्रस्ताव संविधान सभा में पारित किया गया कि हिंदी राजभाषा के पद पर सुशोभित होगी। काफ़ी बहस इस पर चली थी, 11, 12, 13, 14 काफ़ी लंबी बहस जो है। एक आप इनका नाम अक्सर कम आता है, व्योहार राजेंद्र सिंह। इनका जन्म जो है 14 सितंबर 1900 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2 मार्च 1988 को हुई, जबलपुर मध्य प्रदेश। हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार थे। इन्होंने हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने की दिशा में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया। फलस्वरूप उनके 49वें जन्मदिन के दिन ही अर्थात 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 50वें जन्मदिन पर उपहार स्वरूप यह शुभ समाचार दिल्ली से सबसे पहले जबलपुर के तत्कालीन सांसद सेठ गोविंद दास ने भेजा, क्योंकि इस विशेष दिन को ही राजभाषा विषय निर्णय लिए जाने के लिए उन्होंने प्रयास किया था। तो 14 सितंबर कहीं ना कहीं व्योहार राजेंद्र सिंह, जिन्होंने कि हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए, हालांकि बहुत सारे साहित्यकार थे, गांधी जी, राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन जी, काका कालेलकर जी, बहुत सारे नाम हिमांशु जी ने लिए, लेकिन अक्सर जो है हम भूल जाते हैं व्योहार राजेंद्र सिंह जी को। तो आज उनका जन्मदिन भी और उनको हम नमन करते हैं, और हम तो सभी हैं ही, लेकिन हम समाज में इस तरह से प्रयास करें कि जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं वो भी हिंदी को बोले और उसे बोलने में गर्व की अनुभूति करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।